गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। आज हमारा पीवाईक्यूज का नेक्स्ट लेक्चर है, जहां हमने कल के लेक्चर में हमारा जो रीनेट का 2024 का एग्जाम हुआ था उसको हमने डिस्कस करना शुरू किया था। और लगभग हम 10-20 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस कर चुके थे। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों ने वो लेक्चर देखा है, जहां से आपको पता चलेगा कि क्या ट्रिक्स और टिप्स हम फॉलो कर रहे हैं। हमारी जो पीवाईक्यूज की क्लासेज है जो मंडे से शुरू हुई थी और 6 तारीख से, और हमने अभी तक लगभग 8 से 9 पीवाईक्यूज की क्लासेस कर ली हैं। मुझे उम्मीद है कि सारी क्लासेस आप देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है ये तरीका, और मैंने आपको बिल्कुल बताया भी है कि कितने क्वेश्चंस हमारे नोट से डायरेक्ट बन रहे हैं। कोई क्वेश्चन आपको किस तरीके से सोल्व करना चाहिए, कोई मेथड क्या है वो आपको लगाना चाहिए, जिससे आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। और हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। जिन पॉइंट्स के नोट्स हमारे पास नहीं है वो साथ में हम नोट्स भी लिख रहे हैं। तो आई होप आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है। अगर फिर भी आपका कोई ओपिनियन है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि अगले बैच में हम वो ओपिनियन आपका यूज कर सके अगर हमें लगता है कि सही है। तो आज का जो लेक्चर है, हम आगे के जो रीनेट 2024 एग्जाम के क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी भी किसी बच्चे को हमारे यूजीसी नेट लो सब्जेक्ट के किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं तो प्लीज हमें ईमेल करें। ईमेल आपको इस वीडियो के पिन कमेंट पर पता चल जाएगा, और वहीं से आपको नोट्स की फीस भी पता चल जाएगी, जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर आपको हम ये नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कहीं पर भी आपको इतने अफोर्डेबल प्राइस पर नोट्स नहीं मिलेंगे। क्लासेस तो आपकी फ्री में हो ही रही है, बाकी पीवाईक्यूज आपके फ्री में चल रहे हैं, सब कुछ आपको फ्री में अवेलेबल हो रहा है, और नोट्स भी हम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर आपको दे रहे हैं। उसके अलावा मैं हर बच्चे को ये बोलूंगी जो भी तैयारी कर रहे हैं कि वो हमसे मॉक टेस्ट परचेज करे, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सब्जेक्ट के, एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट के, फैमिली लॉ के, जूरिस्प्रूडेंस के और आईटी एक्ट के। इन 5 सब्जेक्ट के हमारे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो ये सारे स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगी कि ये 5 सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट भी आप हमसे परचेज करें। इन मॉक टेस्ट की फीस आपको पिन कमेंट से ही पता चल जाएगी, जो कि हम बहुत ही लोअर प्राइसेस पर आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं। और जो भी क्वेश्चंस इन मॉक टेस्ट के अंदर हमने प्रोवाइड करवाए हैं, ये उस लेवल के क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको ये भी गारंटी दे रही हूँ कि इन क्वेश्चन से कम 10 से 20 क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट आपको जरूर परचेज करने हैं। बहुत डिटेल में एनालाइज करने के बाद ये मॉक टेस्ट परचेज हमने तैयार किए हैं। तो किसी भी बच्चे को अगर मॉक टेस्ट परचेज करने हैं तो प्लीज हमें ईमेल जरूर करें। ठीक है, तो 4-5 दिन बचे हैं, तो ये मॉक टेस्ट भी आप जरूर लगाएं अपने पास, ताकि आपको जो तैयारी है वो यूजीसी नेट के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी हो सके। ठीक है, और आपका जेआरएफ इसी बार निकल सके, और अगले बैच में हमारे पास नए बच्चे जुड़े। ठीक है, तो जितने भी बच्चे तैयारी करें, मुझे उम्मीद है कि सबका जेआरएफ इस बार क्लियर हो जाएगा, और अगले बैच में हमारे पास नए बच्चे जुड़ेंगे। ठीक है, तो स्टे पॉजिटिव, अपनी रिवीजन को जारी रखो। 4-5 दिन बचे हैं, अभी भी सारे सब्जेक्ट की रिवीजन हो सकती है। दिन में 2-3 सब्जेक्ट की रिवीजन अभी आराम से हो सकती है, क्योंकि आपने क्या किया होगा, 1-2 रिवीजन बहुत अच्छी की होगी, और अब आपको बस चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अपने 14-15 घंटे 16 घंटे जितनी भी आपकी सिटिंग है उसके हिसाब से करो, पढ़ो अच्छे से, और बाकी सोना पीना खाना त्याग दो। यही अपना सक्सेस का एक रास्ता होता है। जिसको लगता है कि सो के खा के पी के सक्सेसफुल हो जाएंगे, अपने पेपर क्लियर हो जाएंगे, भाई वो पागल है, वो नहीं सो, ये नहीं होता है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बिल्कुल टू द पॉइंट रखो। जो भी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको पीवाईक्यू सोल्व करने के लिए बता रही हूँ उनको फॉलो करो, अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड करो, ताकि आपका जो एग्जाम के टाइम आप उनको सोल्व कर पाओ क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिसकी आईडी है हमारी 3233। ये क्वेश्चन है हमारा, दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट थिंग्स ऑन नो 5PC, यानी जो अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड का हमारा सेक्शन है, ये इससे रिलेटेड केस है, पूछा है। क्या पूछा, कौन सा केस पूछा है? कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस के अंदर जो 309 5PC है उसको कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। मतलब कि 309 5PC कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये किस केस के अंदर बोला था? सीधा सा केस है, जियान कौर वाला जो केस है, जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उस केस के अंदर ये बात बोली थी। और जो पी रथी नाम वाला केस था उसमें बोला था कि
जो सेक्शन 309 मतलब जो राइट टू लाइफ है उसके अंदर राइट टू डाई भी इंक्लूड होता है, तो 309 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो पी रथीनाम वाला केस है, उसके बाद एक दुब्बल करके कुछ केस आता है, MS दुब्बल करके कुछ केस आता है, वो उसके अंदर भी पी रथीनाम वाले केस का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन फिर जियान कोर वाले केस के अंदर बोला गया था कि नहीं, जो 309 ऑफ IPC है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 14 और 21 को वोलेट नहीं करता है। तो देखो इसमें जियान कोर का कहाँ ऑप्शन दे रखा है, जियान कोर इसका फोर्थ ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही है। कितना डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे नोट से आया हुआ है। ये तीनों केस मैंने आपको बताए हुए, देखो पी रथीनाम का केस भी मैंने आपको बताया हुआ है, MS दुब्बल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का भी केस है, जिसमें ये बोला, दोनों केसेस में ये बोला गया था कि दैट राइट टू डाई इज इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ। ठीक है, आप अपनी जान कभी भी खत्म कर सकते हो, ये बोला इन दोनों केस में, बड़े बेवकूफ वाली बात बोली थी। फिर जियान कौर केस पे बोला गया कि नहीं भैया ऐसा नहीं होता है, आपके पास मरने का अधिकार नहीं है, आप ऐसा नहीं है कि अपनी जिंदगी तो कभी भी आप खत्म कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो ये इस केस में बोला गया था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है नोट से, कोई ज्यादा हाथ पैर मारने वाली बात ही नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसकी आईडी है 3241। क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग प्रोविजन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है ऑफ अरेंजमेंट इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चन आया है। यार कह रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ये प्रोविजन है, इनको आपको सेक्शन वाइज लगाना है। देखते हैं, हमने बहुत सारे इसके प्रोविजन लिखे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, इसके बारे में सेक्शन 8 बात करता है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में सेक्शन 3 बात करता है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज के बारे में सेक्शन 10 बात करता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ CCPA याद आपको। इन्वेस्टिगेशन विंग के बारे में सेक्शन 15 बात करता है। कंज्यूमर मीडिएशन सेल के बारे में ये बात करता है, सेक्शन 74 है। इजी है ना, सारे ही सेक्शन याद है, मुझे भी याद है भाई, मैंने पढ़ाए उस टाइम तक, मेरे को याद है सारी चीजें। तो अगर आप स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की बात करें तो सेक्शन 6 उसके बारे में बात करता है, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा हमारा, पहले B आएगा, फिर A आएगा, फिर आएगा C, फिर D और फिर E। देखो ये ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है, BACDE पहला ही ऑप्शन है हमारा, करेक्ट आंसर हो गया। तो ये कैसे याद होंगे, आपको देखते ही पता चल जाए कौन से सेक्शन में, जब आपने अपने नोट्स 10-15 बार पढ़ लिए होंगे, और ऑब्वियसली मैंने तो पढ़ाया है, तो ऑब्वियस कुछ काफी सारी चीजें मेरे दिमाग में बैठ चुकी हैं। और मैंने अपने नोट्स को जब एग्जाम दिया था ना 10 से 15 बार रिवाइज किया था, तो चीजें मेरे दिमाग में इतनी भी क्लियर है कि मैंने कहाँ क्या लिखा है। ठीक है, तो काफी सारी चीजें ऐसे भी याद है मुझे, मैं नहीं कहूंगी कि सारी चीजें याद है, ये तो पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कहूंगी अभी, क्योंकि मेरा पहली बार ही पढ़ाया है मैंने, तो सारी चीजें तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट चीजें मुझे याद है। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे नोट से। मेरे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो हमारा 2019 का, मैंने बताया है कि कहाँ कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट और पूछा भी जाता है। और मैंने जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर रहे थे, तब मैंने बताया था कि ये सेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट और पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जिसकी आईडी है 3218। हमारा क्वेश्चन है दैट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कितने मैक्सिमम पीरियड के साथ मैक्सिमम पीरियड ऑपरेशन में रहेगी विदाउट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। 2 महीने तक रहेगी, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन होना भी नहीं चाहिए। इसका सेकंड ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल रहा है कि सारे ही क्वेश्चन, अभी तक कल के लेक्चर में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे जो हमारे नोट से नहीं थे, लेकिन यहाँ पर अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया जो हमारे नोट से ना हो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भैया। अब अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आपकी कमी है, किसी की कमी नहीं है उसमें। ठीक है, ना तो UGC नेट वाले बेकार के क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब ऐसे उलझा पुलझा के क्वेश्चन दे रहे हैं, और ना ही मतलब ऐसा है कि आपको करवाई नहीं गई है चीजें, सारी चीजें आपको डिटेल में करवाई गई है। और इसी वजह से हमारा जो सिलेबस है वो 4 जनवरी को खत्म हुआ है, क्योंकि एक एक टॉपिक को मैंने इतने डिटेल में करवाया है ना कि चांस ही नहीं है कि बाहर से कुछ पूछ लिया जाए। ठीक है, वरना मैं भी आपको सिलेबस है कि 4-5 महीने में करवा देती। ठीक है, इसलिए चीजों को क्या है इतना डिटेल में डिस्कस करवाया, इसी वजह से हमारा 6 महीने में जाकर सिलेबस कंप्लीट हुआ है।
वो तो शुक्र है हमारा जो पेपर है वो जनवरी में हो गया, वरना फटाफट हमें लास्ट के 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट करने पड़ते। ठीक है, तो और इस बार तो वैसे भी हमारे पास जो हमारा अगला बैच होने वाला है उसमें 4 ही महीने होंगे हमारे पास, क्योंकि लगा लो 20 जनवरी से हम शुरू करें, जनवरी तो खत्म ही हो गया, फरवरी मार्च अप्रैल और मई, जून में पेपर ही होगा, 4 महीने होंगे। देखना पड़ेगा कैसे हम सिलेबस करते हैं हम 4 महीने में 10 सब्जेक्ट, और उसके साथ साथ हम पीवाईक्यूज भी डिस्कस करने वाले हैं। बहुत मुश्किल होने वाला है बट स्टिल हम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसकी आईडी है 3282, और हमारा क्वेश्चन है ये, कमीशंस और ट्राइबल्स दिए गए हैं एक लिस्ट में और दूसरी लिस्ट में कब उनकी इनिशियल एस्टैब्लिशमेंट हुई। तो पहला दे रखा है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, दूसरा है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तीसरा है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, और चौथा है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो ये हमारे कमीशन है जिनकी कब इस्टेब्लिश किए गए हैं, ये अभी हमने ह्यूमन राइट के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है। देख रहे हैं सारी चीजें हमारे नोट से ही आ रही है। तो देखो एनजीटी सबसे इजी है, 2010 में आया है। ठीक है, तो देख लो सी का सेकंड कहाँ है, सी का सेकंड पहले में ही है और कहीं पे नहीं है। ठीक है, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये कब स्टैब्लिश हुआ था, ये हुआ था हमारा 1993 में। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992 में हुआ है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट 2004 में हुआ, क्योंकि मैंने बताया था, हमने 2023 का जब पेपर किया तो बताया मैंने 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमारा, जो कि 2003 में आई थी, और इस ये इफेक्ट में कब आई, 2004 में, और इसी अमेंडमेंट ने हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये स्टैब्लिश किया, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स डाले थे। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है नोट से, और यहीं से आपका सोल्व भी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3231 जिसकी आईडी है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो हमारी सीबीडी वाली कन्वेंशन है, ये साइन हुई थी एट विच इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या समिट। तो ये रियो अर्थ समिट में साइन हुई थी, ये भी हमने किया है हमारा। रियो अर्थ समिट कब हुआ था, याद है आपको, 1992 में हुआ। एग्जैक्ट डेट भी देख लो, 3 से 14 जून 1992 में हुआ था। रियो अर्थ समिट का को रियो डी जेनेरियो भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्राजील रियो डी जेनेरियो में हुआ था, तो इसको इस नाम से भी बोलते हैं। एक और नाम है इसका अगर आपको पता हो तो, यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये एक ही है सारी चीजें। और एक बात और ध्यान रखना, जो हमारी ये रियो अर्थ समिट है इसके अंदर 3 जो हमारे कन्वेंशन है उनको साइन किया गया था, जो मैंने वैसे तो बताया है लेकिन यहाँ भी मैं रिवाइज करवा देती हूँ। 3 कन्वेंशन साइन हुई थी एट यूएनसीईडी। कौन कौन सी वो कन्वेंशन है, काफी हर बार एग्जाम में पूछी जाती, रिपीटेड क्वेश्चन है। पहली तो हमारी यूएनएफसीसीसी हुई थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। अगर ऐसे लिखा था ना यूनाइटेड नेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये वही है यूएनएफसीसीसी। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कब हुई, ये 1992 की ही है। ठीक है, इसी में हुई थी। दूसरी हमारी यही है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी। तीसरी है हमारी यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये क्या है, यूएनसीसीडी, यहां लिख रही हूं मैं, यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जो काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कब हुई थी ये, 1992 में। ठीक है, ये यही 1992 में। तो ये तीनों कन्वेंशन अगर आपको पूछी जाए तो कब हुई है, ये 1992 में हुई है, जो साइन हुई है हमारे यूएनसीईडी में। ठीक है, उसके बाद अगर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस देखो तो ये तो 1972 में साइन हुई है, जिसको हम बोलते हैं, हमारा एक नाम है इसका, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट,
ये इसका नाम है, जो कि कई बार एग्जाम में यही नाम दिया जाता है और बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ये हुई थी 5 से 16 जून 1972 को हुई थी। स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर है। ठीक है, तो वहां पर हुई थी। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो, जहां से आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें हमने की हैं हमारे नोट्स के अंदर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? री और सबमिट इसका क्या है? आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि है 3225 जिसकी आईडी है, और हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज पनिशेबल इन ऑल द 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम, कि कौन सा ऑफेंस है जो चारों स्टेजेस ऑफ क्राइम में पनिशेबल है। तो कौन सा है? इनमें ऑप्शन दे रखा है, रेप है, नहीं है, ये तो चारों स्टेजेस में नहीं है, मर्डर भी नहीं है, डकॉइटी इज द आंसर। मैंने आपको बताया था डिकॉइटी इज वन ऑफ द ऑफेंस जो चारों स्टेजेस में जाकर पनिशेबल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डकॉइटी होगा। इजी है, डायरेक्ट हमारे नोट से है। मैंने डकॉइटी का जब आपको करवाया था तब ये बात बताई भी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन है 3202। क्वेश्चन पूछा है दैट अ पर्सन कैन बी पनिश्ड फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 369 ऑफ आईपीसी। 369 ऑफ आईपीसी बात करता है किडनैपिंग ऑफ अ चाइल्ड, हाँ वही पूछा है। तो कह रहा है कि 369 ऑफ आईपीसी फॉर किडनैपिंग और अबडक्टिंग विद चाइल्ड विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम द पर्सन। तो सेक्शन 369 ऑफ आईपीसी को अप्लाई करने के लिए जो चाइल्ड है उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 10 ईयर्स से कम होनी चाहिए उसकी। ठीक है, देखो 10 ईयर्स का ऑप्शन दे रखा है क्या? अंडर द 12 ईयर्स ऑफ एज 15 10, ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी पनिशमेंट कितनी है? 7 ईयर्स इसकी पनिशमेंट है और फाइन लगाया जा सकता है, ये इसकी पनिशमेंट दे रखी है। ठीक है, तो ये तरीके कैसे याद होंगे? जब आईपीसी आपको बहुत बार रिपीटेड होगी तब आपको ये सारी चीजें एग्जैक्ट याद होंगी। ठीक है, बीएनएस को लेकर भी कई बच्चों का सवाल है कि अगर बीएनएस के क्वेश्चन आए तो काफी क्वेश्चन उनके गलत होने के चांसेस है, क्योंकि सेक्शंस याद रखना थोड़ा मुश्किल है। देखो इसलिए मैंने कंपैरेटिव स्टडी करवाई थी कि ताकि आपको सेक्शंस थोड़ा इजीली याद हो जाएं। बट फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि भाई देखो, मोस्ट ऑफ द बच्चों की यही सवाल थे कि उनको सेक्शन याद करने में प्रॉब्लम हो रही है। देखो सबके साथ यही है, हम तो फिर भी बच्चे हैं, सेम ही एज के हैं, लेकिन जो वकील इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनका सोचो क्या हाल होगा। उनके दिमाग में तो सेक्शन फिट हो चुके हैं, अभी तो हम तो फिर भी मोल्ड हो सकते हैं, वो तो बेचारे मोल्ड होने के चांसेस भी नहीं है उनके। ठीक है, तो अगर बीएनएस के क्वेश्चन आपको लगता है आपके गलत होंगे तो कोई इक्का दुक्का बच्चा होगा जिसके ठीक होंगे, सबके ही गलत होने वाले हैं अगर बीएनएस के सेक्शंस की बात आती है तो। ठीक है, बट अगर किसी ने बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर लिया हो वो अलग बात है। तो ये तो टेंशन लेके मत चलो कि सेक्शंस वाले बात है, बस आपको पनिशमेंट है, कहाँ क्या बात की गई है, ये बातें याद होनी चाहिए। सेक्शन का 1-2 क्वेश्चन आने वाला है मैच ऑफ द फॉलोइंग का, वो आईडीए से आपको हो जाएंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है जो आप टेंशन लेके बैठे हो। ठीक है, तो इतना लोड मत लो, चीजों को थोड़ा इजी लो, और चीजें इजी लोगे ना तो पॉजिटिव माइंड से चीजों को कर भी पाओगे। लोड लेने से क्या होगा? कुछ नहीं होता लोड लेने से, तो पॉजिटिव रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जिसकी आईडी है 3275। क्वेश्चन है हमारा वही मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है रोल ऑफ फोर्सिबिलिटी टेस्ट, यानी टोर्ट का हमारा क्वेश्चन है। एक तरफ टेस्ट के नाम दिए गए हैं, एक तरफ पूछा कि कहाँ अप्लाई होते हैं ये टेस्ट। ठीक है, तो रूल ऑफ फोर्सिबिलिटी टेस्ट जो हमारा ये अप्लाई होता है वेगन माउंट केस में। रूल ऑफ जो प्रॉक्सिमिटी है ये हमारा नेग्लिजेंस का है, बताया हुआ है मैंने। टोर्ट ऑफ कंस्पायरेसी, इस पे तो कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए। ये क्या लिखा है? 2 और more पर्सन कंबाइन टू इंजर अ थर्ड पर्सन बाय अनलॉफुल, ये टोर्ट ऑफ कंस्पायरेसी है। टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस हमारा रीपोलेमिस केस का है, डायरेक्ट है, ये सारी चीजें मैंने बताई है आपको। तो देखो क्या है, ए का फोर्थ होना चाहिए, जहां ए का फोर्थ है वही करेक्ट आंसर है हमारा। पहले में ए का फोर्थ दे रखा है, बाकी कहीं ए का फोर्थ नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। देखो बी रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, इसका नेग्लिजेंस में दे रखा है। टोर्ट ऑफ कंस्पायरेसी का पहला ही आंसर है। टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस, रीपोलेमिस, सीधे तो क्वेश्चन है। जो बच्चे बोल रहे थे कि मुझे याद है जब रीनेट का एग्जाम हुआ था, बहुत बच्चे बोल रहे थे कि ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी एग्जाम था। घंटा ट्रिकी है, इससे ट्रिकी तो मैं बना दूं पेपर अगर मैं बनाने बैठूं तो। मजाक कर रही हूँ।
लेकिन क्वेश्चन, मुद्दा ये है कि क्वेश्चन हमारे नोट से आए हैं, ठीक है। ये एक राहत की बात है, जो हम आइडिया लगा सकते हैं कि इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो हमारा पेपर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3217। क्वेश्चन है हमारा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यानी हमारा आईटी एक्ट का क्वेश्चन है भाई। पूछ रहा है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को रिवोक किया जा सकता है, यानी सेक्शन 38 का क्वेश्चन है। सेक्शन 38 में बात हुई है ना, रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। लेकिन मैंने इसकी शायद हेडिंग आपको बताई है, इसका रिवोकेशन नहीं बताया कैसे कब कब हो सकता है। तो मैं बता देती हूँ इसका रिवोकेशन कब होगा, अगर सब्सक्राइबर या कोई ऑथराइज्ड पर्सन है अगर वो रिक्वेस्ट करे तब इसका रिवोकेशन हो सकता है, या फिर अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाए तब उसका रिवोकेशन हो सकता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का, या फिर जो कंपनी वगैरह के लिए अगर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करवाया है अगर वो डिसोल्व हो जाए, डिसोल्यूशन पर हो सकता है, या फिर जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के अंदर जो कंटेंट था अगर वो फॉल्स निकल आए तब वो हो सकता है, जो मटेरियल फैक्ट थे डीएससी के अंदर हमारे अगर वो फॉल्स निकल आए या फिर आपने कोई फैक्ट है वो छुपाया है, तब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को सर्टिफाइंग अथॉरिटी रिवोक कर सकती है। उसके अलावा जो भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए रिक्वायरमेंट्स थी अगर वो फुलफिल ना हुई हो तब इसको सर्टिफाइंग अथॉरिटी रिवोक कर सकती है। या फिर जो हमारी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है इसकी जो प्राइवेट की थी या जो सिक्योरिटी सिस्टम था उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया हो किसी तरह का, वो लीक हो गई हो या किसी तरह से किसी को पता चल गया हो, हैक हो गया, कुछ भी हो गया, तब भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को रिवोक किया जा सकता है। या फिर जो हमारा सब्सक्राइबर है वो इंसॉल्वेंट या डेड हो जाए, मैंने डेड तो पहले ही बता दिया, इंसॉल्वेंट भी हो गया तब भी ये रिवोक हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है रिवोकेशन कब हो सकता है। तो पहले मैं इसके नोट्स बनवा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको लिखवा दूंगी कब क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे आईटी एक्ट की। हम बात करेंगे सेक्शन 38 की, जो बात करता है रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो हम बात करें, पहला हो सकता है सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर, तो a DSC can be revoked if the subscriber or an authorized person requests it। ठीक है, पहला तो ये ध्यान रखना। उसके बाद डेथ है दूसरा ऑप्शन जिस पे ये रिवोक हो सकता है, यानी अ डीएससी कैन बी रिवोक्ड इफ द सब्सक्राइबर डाइज नेक्स्ट क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है रिवोक। थर्ड है हमारा डिसोल्यूशन, यानी डीएससी कैन बी रिवोक्ड if the subscriber's firm or company dissolves or wind up। एक चीज और मुझे याद आ गई है कि हमने जो हमारा आईपीआर एक्ट के अंदर जीआई एक्ट जो हमने किया है, प्रोटेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन, वहां मैंने आपको एक सेक्शन 9 बताया था जहां मैंने बताया था कि किस तरह के जियोग्राफिकल इंडिकेशन को रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता। मैंने बताया उसके अंदर 6 ग्राउंड्स है जिनके ऊपर जिनके बेसिस पर क्या है, इस तरीके की अगर चीजें हैं तो उनको रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता। तो 6 नहीं है, ये 7 ग्राउंड्स है
ठीक है, मैंने 2 ग्राउंड्स को एक में मिक्स कर दिया है, तो आप याद रखना ये 7 ग्राउंड है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो सेक्शन 9 में कितने ग्राउंड्स है, जीआई एक्ट है जो हमारा 1999 का, उसमें 7 ग्राउंड्स है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो मैं यहाँ क्लियर कर रही हूँ। मैं भूल गई थी आपको बताना, किसी बच्चे ने पॉइंट आउट किया कि मैंने वहाँ 6 ग्राउंड बताया, 2 को मिक्स कर दिया है, तो वहाँ 7 ग्राउंड है, ना कि 6 ग्राउंड है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला पॉइंट इस पर, जो हमारा डीएससी है उसको रिवोक किया जा सकता है। दैट अ मटेरियल फैक्ट in the DSC is false or concealed तब उसको रिवोक किया जा सकता है। अगला है हमारा रिक्वायरमेंट फॉर इशूइंग द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट was not met, वो फुलफिल नहीं हुई है। या फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो द जो हमारा सर्टिफाइंग अथॉरिटीज है उसकी प्राइवेट की और सिक्योरिटी सिस्टम was compromised, ठीक है। 7th है हमारा द सब्सक्राइबर इज इंसॉल्वेंट और डेड। तो हमारा क्या होगा, ये जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है इसको रिवोक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 7 तरीके हैं जिससे हमारे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को रिवोक किया जा सकता है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कहता है कि डिजिटल सिग्नेचर जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने इशू किया है उसको रिवोक किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सर्टिफिकेट इशूड। नहीं, ऑप्शन नहीं है। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर, ये है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ये कह रहे हैं कि रिवोक ही नहीं हो सकता, ये भी गलत है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, नहीं, हमारा सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्लियर हो गया हो सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कहता है दैट जिसकी आईडी है 3226। क्वेश्चन है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांक्विलिटी एज पर द इंडियन आईपीसी के अकॉर्डिंग। ये कौन कौन से ऑफेंसेस है जो पब्लिक ट्रांक्विलिटी के अगेंस्ट माने जाते हैं। एक तो आएगा हमारा अनलॉफुल असेंबली, काउंटरफिटिंग तो है ही नहीं इसमें, तो ए जहां पे पहले तो वो कट कर दो। दूसरा ऑप्शन गया और चौथा ऑप्शन गया अनलॉफुल असेंबली, हमारा सेडिशन भी इसके अंदर नहीं आता, तो सी जहां है वो कट कर दो, यानी पहला ऑप्शन बच गया हमारा अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग और रेफरे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इससे इजी तो क्वेश्चन ही नहीं आ सकते, मैं तो कह रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3234 जिसकी क्वेश्चन है हमारा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज पर 38 आर्टिकल ऑफ स्टैट्यूट ऑफ इंटर। आर्टिकल 38 में कौन कौन से सोर्सेज है, ये कह रहा है कि आर्टिकल 38 के अकॉर्डिंग कौन सा सोर्स नहीं है इनमें से। तो ये कह रहा है जुडिशियल डिसीजन सब्जेक्ट टू आर्टिकल 59 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ आईसीजी, ये होगा भाई अगर हम आर्टिकल 59 की बात करें। राइटिंग ऑफ मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिस्ट्स, ये होगा। कम्युनिटी कस्टमरी लॉज, ये नहीं होंगे। कम्युनिटी कस्टमरी लॉज नहीं होते हैं, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज तो होते हैं, ये तो नहीं होगा। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ये तो है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो इजी क्वेश्चन है। हमने आर्टिकल 38 बहुत डिटेल में डिस्कस किया, आर्टिकल 59 हमने डिस्कस किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चलेगा कि कितने डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे नोट से। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3259। तो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेड सेटिंग असाइड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक एज एविडेंट इन द केस ऑफ शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, शायरा बानो से रिलेटेड केस है भाई। तो ये कह रहा है पहला ऑप्शन दैट मुस्लिम पर्सनल लॉ, यानी जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 का ही, इज नॉट अ लॉ रिगार्डिंग ट्रिपल तलाक एंड द प्रैक्टिस
इज अगेंस्ट द टीनेट्स ऑफ होली कुरान। अच्छा, ये बात ठीक है। वैसे तो ये कह रहा है कि जो हमारा शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है 1937 का, ये कोई लॉ नहीं है ट्रिपल तलाक से रिलेटेड, क्योंकि ये जो ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस है ये हमारे जो कुरान है उसके अंदर नहीं आता है। उसके बाद कह रहा है कि जो सेक्शन 2 है शरीयत एक्ट का, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन है। ठीक है, हाँ ये बात ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का 1937 का कब का, विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 क्लोज 1 में आएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन और वॉयलेटिव आर्टिकल 14 का, ये बात भी ठीक है। सेक्शन 2 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन विद द 13 है, लेकिन वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 15 का वॉयलेशन नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 14 का वॉयलेशन जो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, तो ये इसके अगेंस्ट है। तो सी जहां पे पहले तो वो काट दो, ए सी ये कट गया, सी डी ये कट गया। अब हमें देखना डी हमारा ठीक है या नहीं है। ट्रिपल तलाक कैन बी इंजेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट टू सीवर मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप। नहीं भाई, ये ऑप्शन भी गलत है हमारा। तो बी, ए और बी हमारा ठीक है, तो ए और बी देख लो, बी ए दे रखा है यहाँ पे, ये थर्ड भी ऑप्शन हमारा, पहला ऑप्शन ठीक है हमारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि शायरा बानो केस के अंदर ये 2 बातें थी जो इंक्लूड की गई थी, जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आई होप आपको चीजें यहाँ से क्लियर है। शायरा बानो केस तो वैसे भी सबको याद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3207 नंबर का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देख रहे हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारे इस पेपर के अंदर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट ऑन, तो इसके बारे में सेक्शन 149 क्लोज 10 बात करता है। कह रहा है कि जो हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल कब हो सकता है, जब स्पेशल जो रेजोल्यूशन है वो पास किया जाए, तो ये तब हो सकता है। तो इसमें देखो स्पेशल ये दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, इसके बारे में बात करता है हमारा सेक्शन 149 का क्लोज 10। ठीक है, मैं यही करी थी कि कहीं तो पूछा गया है सेक्शन 149 का क्लोज 10, और सेक्शन 149 का क्लोज 9 भी हमने देख लिया। द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्टॉक ऑप्शंस के लिए एलिजिबल नहीं होता। ठीक है, यही मैं कह रही थी कि यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस हैं जो बन रहेंगे। सेक्शन 149 काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3220। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मुझे 2 मिनट दो। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है तो जो मैक्सिम है डी मिनिमिस नॉन क्यूरेटिव लेक्स रिलेट्स टू,
ये तो हमारा सेक्शन 95 है, जो बात करता है ऑफेंसेस ऑफ स्लाइट हार्म की, उससे रिलेटेड है। तो ये तो स्लाइट हार्म वाले से रिलेटेड है हमारी डी मिनिमिस वाली। देखो कहाँ दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। हमने जब अपने जनरल एक्सेप्शन के ऑप्शन जनरल एक्सेप्शन डिस्कस किए थे, तो हमने ये सेक्शन डिटेल में डिस्कस किया, और ये मैगजीन भी मैंने बताई है कि सेक्शन से रिलेटेड है। तो जाकर हमारे जनरल एक्सेप्शन के लेक्चर जरूर देखना। बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की, तो हमारा सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन है 3242, इसकी आईडी है, और क्वेश्चन कह रहा है दैट इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। ये कह रहा है कि जो मुस्लिम लॉ के सोर्सेज है इनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो इसकी मैंने आपको एक ट्रिक बताई है याद करने की, अगर आपको याद हो, दैट कुरान को हद तक सुना इसमें ही कयास है। ठीक है, क्या ट्रिक थी? कुरान को हद तक सुना इसमें ही कयास है। याद है ये ट्रिक? तो पहला क्या होगा? कुरान होगा, तो ए हमारा पहले आएगा। उसके बाद हद यानी हदीस आएगा, तो सी हमारा उसके बाद आएगा। हद तक सुना, सुनना देखो इसमें है क्या? नहीं, सुनना ऑप्शन नहीं दे रखा है हमारा इसमें, यानी इज्मा। उसके बाद बी आएगा हमारा कयास यानी कियास, यानी हमारा डी ऑप्शन आएगा। तो ए सी बी डी देखो कहाँ दे रखा है। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखो कितना डायरेक्ट हमारे नोट से क्वेश्चन आया हुआ है। एक ट्रिक आपको याद होनी चाहिए और आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने ये लेक्चर जरूर देखा होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी आईडी है 3273, ये क्वेश्चन है हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग का। ये कह रहा है कि एक तरफ केसेस दिए गए, एक तरफ बता रहा है कि उनमें कौन से फंडामेंटल राइट के बारे में बात हुई है। तो पहला श्री श्रीनिवास थिएटर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का केस है हमारा। तो ये इसके रिलेटेड हमारा पता नहीं है भाई कौन से में आता है। के अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये तो सेंसरशिप का केस है। ठीक है, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये हमारा आर्टिकल 20 क्लोज 3 से रिलेटेड है, सबको याद होगा। रूरल लिटिगेशन एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये हमारा राइट टू एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो हमारा श्री श्रीनिवास थिएटर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ये हमारा इक्वालिटी बिफोर से रिलेटेड होगा, आर्टिकल 14 से। तो देखो हमारा कहाँ ये ऑप्शन बनता है, दैट ए का होना चाहिए थर्ड। ए का थर्ड देख लो कहाँ पे है, ए के ऑप्शन में दे रखा है, बाकी सारे ऑप्शन क्या है? गलत है। तो ए का थर्ड ही हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। एक ऑप्शन से बाकी एक हमें पता नहीं था, ए बाकी हमने सोल्व कर लिए, तो ए का भी आंसर निकल आया। तो ये हमारा इतना इजी तरीका है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप अभी कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। जिन भी बच्चों ने नोट्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं, अपनी क्लासेस को बहुत अच्छे से देखा है, ठीक है, तो उनका एग्जाम तो भाई जेआरएफ क्लियर होने ही वाला है, मैं इतना तो जरूर बोल रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3263, इसकी आईडी है, और हमारा क्वेश्चन है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। और इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी है? आपको याद हो तो सेक्शन 11 में इसकी डेफिनेशन दी है। पूछ रहे हैं इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है। इंस्ट्रूमेंट ड्रोन और मेड इन इंडिया, ये ठीक है। इंस्ट्रूमेंट मेड पेबल इन इंडिया, ये भी ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ड्रोन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ये भी ठीक है। इंस्ट्रूमेंट दैट इज पास बाय इंडियन पार्लियामेंट, नहीं ये गलत है, इंडियन पार्लियामेंट द्वारा पास नहीं होता। तो ए बी सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखवाई है, और ये तीनों चीजें जो ए बी सी पॉइंट है मैंने डेफिनेशन में लिखवाए हुए हैं। जाकर देखो कैसे क्वेश्चन बना रखा है डेफिनेशन से भी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें इतनी अच्छे से आपने पढ़ी होंगी जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी है 3257। एक सेकेंड,
भाई हम आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। कल के लेक्चर में हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। अभी मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बाकी के क्वेश्चंस कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और आपको प्लीज इस वीडियो को जितना हो सकता है आगे शेयर करें, लाइक करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।